नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आज जो टॉपिक अपना न्यूक्लियर फिजिक्स से है, जो टॉपिक अपना रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, ये टॉपिक बोर्ड क्लास के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और BSc फाइनल ईयर में भी है ये टॉपिक, तो दोनों जगह एग्ज़ाम में आता है। पहले बात तो रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया क्यों? सबसे पहले बात तो इसने ये प्रैक्टिकल जो किया था वो न्यूक्लियस की खोज के लिए किया था, यानी कि नाभिक की खोज के लिए किया था। और नाभिक की खोज करने के लिए इसने इस तरीके की एक प्रायोगिक व्यवस्था बनाई, जिसमें इसने एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया जो 83 Bi 214 था। इनसे अल्फा कणों को उत्सर्जित करवाया। अल्फा कणों को उत्सर्जित करवा के इसने किसमें से पासिंग करवाया? ये लेड की दो प्लेटें लगी होती है, जिसके बीच में क्या होता है, गैप होता है, जो किसकी तरह वर्क करता है? एक स्लिट की तरह। किसकी तरह वर्क करता है? स्लिट की तरह। सामने क्या लगा होता है? एक सोने की पन्नी, जिसकी मोटाई कितनी होती है? 2 × 10⁻⁷ मीटर। और एक ZNS लेप किया हुआ स्क्रीन लगा होता है, पर्दा लगा होता है। और इस प्रैक्टिकल को देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप लगा होता है, जिससे अपन इसको प्रैक्टिकल को देखेंगे। ठीक है, पहले बात तो आती कि इसमें सबसे पहले अल्फा पार्टिकल को ही यूज क्यों किया। अल्फा पार्टिकल की जगह प्रोटॉन भी हो सकते थे, न्यूट्रॉन भी हो सकते थे, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते थे, लेकिन अल्फा पार्टिकल का ही क्यों यूज हुआ? न्यूट्रॉन एक उदासीन पार्टिकल है, इसलिए वो फोर्स लगेगा ही नहीं उसके ऊपर, तो बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाएगा, इसलिए न्यूट्रॉनों का यूज नहीं हुआ। सेकंड, फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को भी ले सकते, चार्ज पार्टिकल थे। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को इसलिए नहीं लिया क्योंकि इनका मास क्या होता है? बहुत कम होता है। इनको थोड़ी सी एनर्जी देते, इनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए अल्फा पार्ट ई को और प्रोटॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को इसमें यूज नहीं लिया। तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में कितना होता है? 4 गुना अधिक होता है, इसलिए यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का यूज हुआ। तो पहले बात तो आपको पता चल गया कि अल्फा पार्टिकल का यूज क्यों हुआ, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। ठीक है, सेकंड, यहाँ से जब अल्फा का पार्टिकल उत्सर्जित होंगे, इससे बाहर निकलेंगे, तो ये एक तरह से किसके रूप में प्राप्त होंगे? एक पुंज की फॉर्म में। ठीक है, और इस पुंज को किस पर आपतित करवाया? गोल्ड फॉइल पे, जिसकी थिकनेस कितनी है? अब बात आती है यहाँ पर सोने की पन्नी ही क्यों ली गई? अब सोने की पन्नी क्यों ली गई? क्योंकि अपने प्रकृति में दो ऐसे पदार्थ हैं, एक तो चांदी यानी कि सिल्वर और एक गोल्ड। इनकी तन्यता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि इनको कितना भी खींच लो, बहुत बारीक कर लो, ये जल्दी से ब्रेक नहीं होते, यानी कि टूटते नहीं है। इसलिए किसका लिया जाए? अपन सोने की। अब बात आती है फिर चांदी को क्यों लिया गया? क्योंकि जो चांदी है उसकी जो परमाणु क्रमांक वो लगभग 69 होता है, और गोल्ड का जो होता है वो लगभग शायद 79 होता है। तो अपन को नाभिक भी क्या चाहिए? इसमें हैवी वाला चाहिए, इसलिए इस सिल्वर की जगह किसका यूज लिया? गोल्ड का। किसका यूज लिया? गोल्ड का। तो ये भी पता चल गया गोल्ड का क्यों लिया। यहाँ पे ZNS का ही पर्दा क्यों यूज होता है? क्योंकि प्रतिदीप्त यानी कि चमकीलापन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? ZNS में। इसलिए अपन यहाँ पर क्या लेते हैं? ZNS का। अब इस प्रैक्टिकल को
करने के लिए 4 परिकल्पनाएं की थी इसने। पहली कल्पना तो क्या की कि जो परमाणु होता है उसके न्यूनतम आयन में पॉजिटिव आयन होता है, यानी कि क्या प्राप्त होता है, इसमें क्या भरा होता है, पूरा समान एक न्यूनतम आयतन में धनावेश होता है। उस धनावेश का नाम इसने क्या दिया, यानी कि उस एरिया को इसने क्या नाम दिया, नाभिक। पहला इसका परिकल्पना ये थी। सेकंड कि जो अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस है उसके बिटवीन जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कूलाम के अनुसार आएगा, वो आएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से। यानी कि जो अपना नाभिक है उस नाभिक में तो अपने पास जेडी और ये इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल है, इसके लिए अपने पास कितना होता है, चार्ज 2e। तो इनके बिटवीन जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, अपॉन R स्क्वायर, ZE इंटू 2e अपॉन R स्क्वायर। तीसरी परिकल्पना क्या मानी कि जो नाभिक और अल्फा कण है वो एक बिंदु मात्र कण होते हैं। क्या होते हैं, बिंदु मात्र कण होते हैं। एक लास्ट इसने माना कि जो नाभिक का आयतन है, ये अपना जो भी अपन ने जैसे सोने वाला लिया है, इसका नाभिक क्या होता है, बहुत भारी होता है कंपैरिजन टू अल्फा पार्टिकल, ताकि अल्फा पार्टिकल इस पे इंसिडेंट होए तो उसके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी। ये 4 परिकल्पनाएं थी। अब इसमें कंक्लूजन क्या निकाला इसने कि जो अधिकतर अल्फा कण है वो अधिकतर अल्फा कण इस नाभिक से या सोने की जो पन्नी है इससे बिना विचलित हुए सीधे आर पार गुजर जाते हैं। यानी कि जो परमाणु है उस परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। कैसा होता है, खोखला, यानी कि होलो होता है। सेकंड, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, 1 डिग्री से ज़्यादा कोण पर क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, यानी कि ये थीटा कोण पे क्या हो गए, विचलित हो गए। अब ये विचलित क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बिटवीन क्या लगेगा, नाभिक और अल्फा कण के बीच में कूलाम प्रतिकर्षण बल। थर्ड, लगभग 8000 से 10,000 अल्फा पार्टिकल में से केवल एक पार्टिकल, कितना, 1 अल्फा पार्टिकल क्या होता है, उसी पाथ पर वापस लौट आता है। इसका मतलब वो एक अल्फा पार्टिकल कौन सा है जिसके बीच के लिए या जिसके लिए कूलाम प्रतिकर्षण बल सबसे ज़्यादा लग रहा होगा, वही अल्फा पार्टिकल वापस लौट के आएगा। अब जो यहाँ पर स्कैटरिंग होने वाले अल्फा कणों की संख्या है, यानी कि प्रकीर्णन होने वाले अल्फा कणों की संख्या है, वो अल्फा कणों की संख्या स्कैटरिंग एंगल के क्या होती है, sin की पावर 4 θ/2 के प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे आपका थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे प्रकीर्णन होने वाले अल्फा कणों की संख्या में क्या आएगी, कमी आएगी। यानी कि इधर थीटा बढ़ेगा तो n थीटा की वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी। तो देखा था अपन ने कि सीधे गुजरने वाले 0 डिग्री पे ज़्यादा थे, उससे ज़्यादा पे और कम आए, 90 पे और ज़्यादा कम हो जाएंगे, और 180 डिग्री पे केवल एक अल्फा पार्टिकल बच गया। तो एंगल बढ़ाने पर अल्फा पार्टिकल जो प्रकीर्णन हो रहे हैं उनकी संख्या भी धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है। ये तो हो गया इसका कंक्लूजन जो इसने निकाला। इसके बाद में इस रदरफोर्ड जो मॉडल था उसकी कमियां थी। वो ड्रॉबैक क्या है, पहला ड्रॉबैक तो क्या है कि परमाणु के स्थायित्व को इसने नहीं समझाया। इसने इसमें इस नाभिक को क्या माना है, स्थिर। नाभिक को स्थिर माना, इसका मतलब स्थिर तभी हो सकता है जब
द्रव्यमान क्या हो, अनंत हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस प्रैक्टिकल में इसने नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की। फोर्थ, इसने स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझाया। किसको नहीं समझाया? स्पेक्ट्रम को, कि जब ये अल्फा पार्टिकल्स जब स्कैटरिंग हो रहा है तो एनर्जी की फॉर्म में जो बैंड बनते हैं या लाइंस बनती है, यानी कि स्पेक्ट्रम को भी इसने नहीं समझाया। तो ये दो ड्रॉबैक थे इसके। तो पॉइंट ऑफ 12th एग्जाम व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू आज के लिए।